हेलो दोस्तों, वेलकम टू थिंक स्मार्ट आर्ट कॉम क्लासेस। मैं हर्ष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो पॉलिटी वाला सेगमेंट है, उसका दूसरा चैप्टर संघवाद यानी फेडरलिज्म। इसको पढ़ाने से पहले, इसको बताने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात। अगर आप यूपी बोर्ड में हो या बिहार बोर्ड में हो या राजस्थान बोर्ड में हो या एमपी बोर्ड में हो, मैंने ये सभी टॉपिक एनसीईआरटी के बेस पर लिया है। जो भी एनसीईआरटी में है टॉपिक, वही टॉपिक लिया है। तो इसलिए आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, चाहे आप किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए बताते हैं सबसे पहले कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। साथ ही एक रिक्वेस्ट है, अगर आप थोड़ा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो बहुत अच्छा आपको दिखेगा। वीडियो क्वालिटी अगर आप 720 पे या 1080 पे कर लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा दिखेगा और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। मैं सारे कंटेंट यहाँ लिख लिख कर लाऊंगा ताकि आपको नोट्स बनाने में भी आसानी रहे। और आपको मैं थोड़ा सा फैक्ट नहीं रटवाऊंगा, मेरा मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। सब लोग अगर फैक्ट रटवाते हैं या पीपीटी पढ़ते हैं तो मुझे उसमें कोई रुचि नहीं है। और मैं पढ़ के चला जाऊं, पढ़ा आपको कुछ सिखा कर ना जाऊं, आपको समझा कर ना जाऊं, रटवा कर चला जाऊं, तो ये मुझे आता नहीं। तो मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा डीप में जाऊंगा, तो आप उसके लिए चिंता नहीं करना कि मुझे समझ नहीं आ रहा। आपको एक एक बात समझ आएगा, बस थोड़ा धैर्य से वीडियो को देखना है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए संघवाद में लगभग 5 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है संघवाद क्या है। अब सबसे पहले आपको मैं परिचय कराऊंगा संघवाद से। भाई आखिर संघवाद है क्या, फेडरलिज्म क्या है, कैसे यह एकात्मक व्यवस्था से अलग होता है, मतलब एकात्मक व्यवस्था से विपरीत होता है। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है संघवाद की विशेषता। अब भाई विशेषताएं कैसे क्या है संघवाद की, कैसे पहचानेंगे कि किसी देश में संघीय व्यवस्था है, संघीय शासन व्यवस्था है। उसके बाद हमारा तीसरा है भारत में संघीय व्यवस्था। अब भारत में भी संघीय व्यवस्था है, तो भारत में कैसा संघीय व्यवस्था है। आमतौर पर संघीय व्यवस्थाएं दो तरीके से गठित होती हैं। वो भी हम थोड़ा सा आपको वहां पर एक्सप्लेन कर देंगे। इसमें मतलब कह सकते हैं वो सब टॉपिक आ जाएगा, लेकिन अभी आप सुनते जाइए, फिर हम जैसा जैसा आएगा उस हिसाब से हम समझते चलेंगे। उसके बाद है संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। अब एक मुद्दे वाली बात है, चर्चा वाली बात है कि भारत जैसे विविधता वाले देश, मतलब जहाँ अलग अलग प्रकार के धर्म हैं, अलग अलग प्रकार के भाषा बोली जाती है, तो विभिन्न प्रकार के धर्म भाषा हैं। अब भारत इतना विविधता वाला देश है, तो वहाँ संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, कैसे क्या पॉलिसी है, संविधान में क्या प्रावधान है संघीय व्यवस्था को चलाने के लिए। तो उसके अंतर्गत आता है सबसे पहले इसी में सब टॉपिक भाषाई राज्य। यानी हमने भारत मुख्यतः भाषा के आधार पर राज्य गठित किया, लेकिन फिर बाद में विवाद चला तो सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा गया कि अगर ऐसे ही हर राज्य भाषा के आधार पर मतलब हर राज्य भाषा के आधार पर कहेंगे मुझे अलग राज्य चाहिए, तो भाई कितने टुकड़े हो जाएंगे भारत में। तो इस पर मतलब अगर हम डीप में जाएंगे तो वो आपके टॉपिक से भी हट जाएगा और आपके बोर्ड एग्जाम से भी हट जाएगा। तो वहां तक हम नहीं जाएंगे, लेकिन समझेंगे कि भाषाई राज्य कैसे, मतलब भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ, क्या नीति है। उसके बाद है भाषा नीति। भाषा को लेकर मतलब कौन सी नीतियां अपनाई गई, कैसी नीति है भाषा को लेकर। उसके बाद है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य का संबंध कैसे संचालित किया जाता है, क्या प्रावधान है, थोड़ा थोड़ा हम प्रावधान भी देखेंगे संविधानों के। उसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक है भारत में विकेंद्रीकरण। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, उसके बाद हम समझ जाएंगे कि भारत में विकेंद्रीकरण। आप एक शब्दों में कहें, एक वाक्य में कहें तो आप कह सकते हैं सत्ता का मतलब अधिक से अधिक स्तरों में बांट देना, यही है विकेंद्रीकरण, जो कि संघवाद से लगभग मैच खाता है। संघवाद का मतलब है एक से अधिक या दो से अधिक स्तरों पर सरकार का होना। विकेंद्रीकरण का ही भी अर्थ है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण कर देना, यानी सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में न देकर सत्ता का विभिन्न व्यक्तियों समुदायों में बंटवारा कर देना। मतलब जैसा कि हमने सत्ता की साझेदारी में भी देखा था। सत्ता की साझेदारी, इसके पहले वाला चैप्टर इससे बहुत लिंक है। तो अगर आप सत्ता की साझेदारी नहीं पढ़े हैं तो मेरे चैनल के पेज पर जाकर आप वहां पढ़ सकते हैं। तो सत्ता की साझेदारी अगर आप समझें तो ये बहुत ही इजी लगने लगेगा। अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो मैं ऐसा एक्सप्लेन करूंगा, ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आपको लगभग लगभग 90 से 95% आ जाएगा और आप उत्तर लिखने के काबिल भी हो जाएंगे।
तो चलिए हम आते हैं, सबसे पहला ही टॉपिक उठाते हैं, संघवाद क्या है, देखते हैं संघवाद क्या है। और अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं संघवाद क्या है। आप शुरू से ही स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन अभी मैं कुछ समझाऊंगा इसलिए स्क्रीनशॉट मत लीजिए। तो बात करते हैं संघवाद क्या है, फेडरलिज्म क्या है आखिर। देखिए, संघवाद से तात्पर्य है कि सत्ता का विभिन्न स्तरों पर विभाजन कर देना। यहाँ पर मैंने लिखा है, संघवाद से तात्पर्य सत्ता या सरकार को, किसको, सत्ता या सरकार को विभिन्न स्तरों पर विभाजित कर देना, यानी बांट देना। अब एक बात बताऊं आपसे, अगर मैं पूछूं, अगर आपने सत्ता की साझेदारी पढ़ा था, तो जब आप वहां पढ़ रहे थे सत्ता की साझेदारी के रूप, तो उसी में एक पढ़ा था कि सत्ता की साझेदारी का एक रूप है सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा। सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा क्या होता है, ये वाला होता है। इधर देखिए, ऐसे अब त्रिभुज बनाया था मैं एक, और ऐसे तीन खाना बनाया था। सबसे ऊपर बना दिया था केंद्र सरकार, और उसके बाद बनाया था राज्य सरकार, उसके बाद बनाया था स्थानीय सरकार। तो अगर हम देखा जाए यहाँ पर, तो सत्ता विभिन्न स्तरों पर विभाजित है, ऊपर से नीचे की ओर। इसे ही कहा जाता था सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा, और यही सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा ही संघवाद है। यही सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा ही संघवाद है। और मैंने यहाँ लिखा है, अर्थात सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा ही संघवाद है। आप परिभाषा में इसे कह सकते हैं, संघवाद से तात्पर्य सत्ता या सरकार को विभिन्न स्तरों पर विभाजित कर देना, अर्थात सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा ही संघवाद है। यहाँ पर देखिए, सत्ता या सरकार को विभिन्न स्तरों पर विभाजित कर दिया गया। लेकिन अब मैं आपसे अगर एक बात पूछूं, क्या विभिन्न स्तरों पर सरकार का होना ही संघवाद हो गया? नहीं, अभी क्रम में आप पढ़ेंगे, जब मैं आगे बढ़ूंगा क्रम से, तो आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। ये कर देना, ये हो गया, मतलब संघवाद कह सकते हैं। लेकिन संघवाद को पूर्ण रूप से ऐसे नहीं कह सकते, कुछ और भी विशेषताएं होती हैं संघवाद के लिए। तो प्रायः, फिर आगे है, प्रायः संघीय व्यवस्था में दो स्तरों की सरकारें होती हैं। पहला है केंद्र स्तर की सरकार, दूसरा है राज्य स्तर की सरकार। मतलब प्रायः देखा जाए तो संघीय व्यवस्था में दो स्तरों की सरकार होती है, एक केंद्र की स्तर का सरकार और दूसरा है राज्य के स्तर का सरकार। लेकिन अगर भारत की बात करें, भारत में एक तीसरे स्तर की सरकार है, वो है स्थानीय स्तर की सरकार। अच्छा, ये स्थानीय स्तर की सरकार की संकल्पना भारतीय संविधान में नहीं था, मूल रूप से नहीं था। इसे लाया गया 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम में। तब यहाँ पर इस अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय स्तर का सरकार की व्यवस्था की गई। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब बात करते हैं एक और बात, जो संघीय शासन व्यवस्था के लिए पूर्ण परिभाषा करेगा, कि संघवाद के लिए पूर्ण परिभाषा को लाएगा, बताएगा। वो है कि संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था के विपरीत होता है। एकात्मक शासन व्यवस्था के विपरीत होता है संघीय शासन व्यवस्था। अब संघीय शासन व्यवस्था क्या है, एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है, दोनों का डिफरेंट हम यहाँ समझ लेंगे, तब हम संघवाद को और बेहतर तरीके से समझ लेंगे। लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था एक नया टर्म्स है, एक नया शब्द है, तो इसे हम कैसे समझेंगे। देखिए, एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है। अगर हम एकात्मक शासन की व्यवस्था की बात करें तो शासन एक ही स्तर होता है, वो होता है केंद्र का स्तर। मतलब केंद्र स्तर की सरकार सिर्फ होगी, और उसमें क्या होता है, अगर कोई इकाइयां हैं, इसके जो विभिन्न प्रकार के संस्थाएं होती हैं जो प्रशासन चलाने का कार्य करती हैं, वो प्रशासनिक इकाइयां इसके अधीन होकर कार्य करेंगी। उनके पास कोई स्वतंत्रता नहीं होगा। ये जो छोटे छोटे प्रशासनिक इकाइयां हैं, ये प्रशासनिक इकाइयां केंद्र के अधीन होकर कार्य करेंगी। मतलब पूरी की पूरी पावर, देखा जाए पूरी की पूरी सत्ता केंद्र के हाथ में है, केंद्र सरकार के हाथ में है। और यही है एकात्मक शासन व्यवस्था, यही है एकात्मक शासन व्यवस्था। और यहाँ बोल रहा है कि संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था के विपरीत है। और हमने संघीय शासन व्यवस्था में यह पढ़ा कि सत्ता का कह सकते हैं कि सत्ता का या सरकार का विभिन्न स्तरों पर होना ही क्या है, संघवाद है। तो यहाँ पर सत्ता का विभाजन है, और यहाँ पर सत्ता का केंद्रीकरण है, यानी सत्ता सिर्फ एक इकाई के हाथ में है। यहाँ पर मैं पढ़ भी देता हूँ,
एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर कार्य करती हैं। बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर कार्य करती हैं। जबकि जबकि संघीय शासन व्यवस्था में राज्य सरकार के पास अपनी शक्तियां होती हैं। अब बात करें संघीय शासन व्यवस्था वाले में, इस वाले में, तो यहाँ पर राज्य सरकार के पास अपनी अधिकार क्षेत्र हैं, अपनी शक्तियां हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकता, स्थानीय सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकता, और ना ही केंद्र के अधिकार क्षेत्र में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, यानी राज्य सरकार हस्तक्षेप कर सकता है। क्योंकि सबके अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं, सबके पास अपनी अपनी शक्तियां हैं। जैसे अगर आप घर में दो तीन भाई होंगे तो कुछ अधिकार क्षेत्र उसके हैं, और मतलब कुछ अधिकार क्षेत्र आपके भाई, आपके बड़े भैया का होगा, कुछ अधिकार क्षेत्र आपके छोटे भाई का होगा। तो मतलब बड़े भाई आपके कुछ और कार्य करते होंगे, आपका कुछ और कार्य है, और जो छोटा है सबसे, उसका कुछ और कार्य है। तो वहां पर कार्यों का विभाजन होता है, मतलब कार्य सबके अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं, सब अपना अपना कार्य कर कर ठीक से रहते हैं। वही ऐसे ही आप यहाँ भी समझ सकते हैं संघीय शासन व्यवस्था में। संघीय शासन व्यवस्था को आप तीन भाई की तरह, आप तीन भाई मान के चलिए सरकार है, मतलब सिर्फ पूरी शक्ति आपके भैया के हाथ में नहीं है, और उसके ऊपर कौन है, आपके फादर है, तीनों के ऊपर आपके फादर है। मतलब अगर संघीय शासन व्यवस्था में उसके ऊपर कौन होगा, संविधान होगा। कौन होगा, संविधान होगा, जो सर्वोच्च होता है, और संविधान के रहते हुए कोई मनमानी नहीं कर सकता। वैसे ही अगर आपके घर में आप दो तीन भाई हैं तो आपके अपने अपने कार्य निर्धारित है, करते हैं, अधिकार क्षेत्र आपके निर्धारित है, लेकिन उसके ऊपर कौन है, आपके फादर हैं, जो जिसे आप संविधान से तुलना कर सकते हैं। मनमानी आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप ऐसे यहाँ समझ सकते हैं। तो इसके लिए वह आगे है, मैं शुरू से पढ़ देता हूँ। जबकि संघीय शासन व्यवस्था में राज्य सरकार के पास अपनी शक्तियां होती हैं, इसके लिए वह केंद्र सरकार के लिए उत्तरदायी नहीं है कि भैया हम चले, हम राज्य हैं तो केंद्र सरकार को सब कुछ बताएं, हम उसके लिए उत्तरदायी हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो केंद्र सरकार के लिए जिम्मेदार नहीं है, उसके अपने अधिकार क्षेत्र हैं। जैसे उदाहरण के लिए भारत में अधिकार क्षेत्रों का निर्धारण सूचियां, मतलब सूचियों द्वारा की जाती है। संविधान में सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में कौन कौन से कार्य केंद्र सरकार कर सकता है वो बताया गया है। राज्य सूची में कौन कौन से कार्य राज्य सरकार कर सकते हैं वो बताया गया है। और समवर्ती सूची ऐसा होता है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। तो ये हम आगे आने पढ़ने के क्रम में पढ़ेंगे। तो इसे अभी बस मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता दिया उदाहरण के रूप में। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा संघवाद की परिभाषा, फिर ये दूसरा जो लाइन है, और फिर मैंने यहाँ तीसरा बताया एकात्मक शासन व्यवस्था के विपरीत होता है संघीय व्यवस्था। फिर यहाँ मैंने समझा कि एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है और संघीय व्यवस्था में क्या होता है, क्या डिफरेंट हो जाता है। तो अगर आप इसे स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो ले सकते हैं। फिर आते हैं संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं, कैसे हम पहचानेंगे कि किसी देश में संघीय शासन व्यवस्थाएं हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको संघवाद क्या है वो समझ आ गया था। अब हम बात करते हैं संघवाद की विशेषता। यहाँ पर मैंने 5 विशेषता लिखा है, अभी एक छूट गया, वो नहीं आ पाता इस बोर्ड पर, तो इसलिए अभी उसको मैं वहां पर बता दूंगा इसके बाद। तो बात करते हैं संघवाद की विशेषता। तो सबसे पहला विशेषता क्या है, विशेषता मतलब क्या, मतलब उसे कैसे पहचानोगे कि किसी देश में संघीय शासन व्यवस्था है, यही है। तो देखिए सबसे पहला है सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है, और जो मैंने आपको बताया भी, जो मैंने आपको परिभाषा में ही बताया, तो परिभाषा का ही कह सकते हैं कॉपी है। मतलब ये तो इजी है, सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है। अगर विभिन्न स्तरों पर सरकार नहीं है तो संघवाद नहीं होगा। उसके बाद इसमें अलग अलग स्तर की सरकारों के पास अपने अधिकार क्षेत्र होते हैं। अभी जस्ट पीछे ही मैंने बताया कि अलग अलग स्तर की जो सरकार होती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उसके अपने अपने अधिकार क्षेत्र है। मैंने उदाहरण लिया आपके भाई का, अगर आप 3 भाई हैं तो उससे समझाने की कोशिश किया, सबके अपने अपने कार्य होते हैं। उसके बाद तीसरा विशेषता है विभिन्न स्तरों की सरकारों का अधिकार क्षेत्र।
संविधान में स्पष्ट वर्णित होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसे समझने लायक है। देखिए, जो विभिन्न स्तरों की सरकार होती है ना, उनका अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट वर्णित होता है कि कौन सी सरकार क्या कार्य करेगी। जैसे केंद्र सरकार के लिए क्या अधिकार है, जैसे वो बैंकिंग देख सकती है, वो वाणिज्य को देख सकती है, मुद्रा को देख सकती है। लेकिन राज्य सरकार के पास क्या है, पुलिस है। तो पुलिस व्यवस्था या पुलिस का जो नियंत्रण है, पुलिस व्यवस्था को संचालन के लिए ये राज्य के पास अधिकार है, ये इसे राज्य सरकार देखेगी। तो ये हो गया अधिकार क्षेत्र, मतलब सबके अपने अपने कार्य डिसाइड है, निश्चित है, संविधान में स्पष्ट वर्णित है। तो विभिन्न स्तरों की सरकारों का अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट वर्णित होता है। ये चौथा समझने वाली बात है। थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा लेकिन कुछ नहीं है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को, चौथा कह रहा है, चौथा विशेषता, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार बदल नहीं सकती। अच्छा, एक स्तर की सरकार मौलिक प्रावधानों को नहीं बदल सकती, ये तो हमने पढ़ा। लेकिन यहाँ मौलिक प्रावधान क्या है? मौलिक प्रावधान क्या है? मौलिक प्रावधान मतलब जैसे केंद्र राज्य के बीच जो शक्तियां हैं, कौन अधिक शक्तिशाली होगा, कौन कम शक्तिशाली होगा, समझ रहे हो? कैसे, मतलब कैसे कार्य निर्धारित होंगे, कौन कौन से कार्य राज्य सरकार के हों, कौन कौन से कार्य केंद्र सरकार के हैं, तो वो कैसे निर्धारित होंगे। अगर केंद्र सरकार अकेले बैठकर निर्धारित कर लिया तब तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो राज्यों को भी भागीदारी बनाना चाहिए अगर संशोधन कर रही है। तो ये है मुद्दा। मतलब जो मूल प्रावधान है, केंद्र राज्यों की जो शक्तियां हैं, केंद्र के पास कितनी शक्ति हो, राज्य के पास कितनी शक्ति हो, ये संघीय शासन व्यवस्था में मूल प्रावधान है, या कह सकते हैं मौलिक प्रावधान है। तो मैंने यहाँ पढ़ा, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार बदल नहीं सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर के सरकारों के सहमति से ही हो सकती है। तो अगर कुछ ऐसे परिवर्तन करना है कि केंद्र और राज्य की शक्तियां डिसाइड करनी है, तो दोनों सरकारों की सहमति आवश्यक होती है। इसमें चौथा विशेषता यही कह रहा है। उसके बाद हमारा पांचवा है, अदालतों के पास विभिन्न स्तर के सरकारों के अधिकार क्षेत्र का व्याख्या करने का अधिकार होता है। अच्छा, किसके क्या अधिकार क्षेत्र है, अगर किसी को पता नहीं है अच्छे ढंग से, कोई विवाद हो गया तो उसकी व्याख्या कौन करेगा? अदालत करेगा, न्यायालय करेगा। तो वो लोग न्यायालय के पास जाएंगे, हाई कोर्ट हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट हो सकता है। वहां पर हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि भैया राज्य सरकार, ये केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र है, तुम उस तरफ मत जाओ, उसे अपना काम करने दो। अपना काम राज्य सरकार तुम्हारा ये है, राज्य सरकार तुम्हारा काम ये है, तुम इसे करो। तो वो ऐसे न्यायालय व्याख्या करता है। तो मैंने यहाँ पर यही पढ़ा, अदालतों के पास विभिन्न स्तर के सरकारों के अधिकार क्षेत्र व्याख्या करने का अधिकार होता है, तथा विवाद की स्थिति में, अच्छा अगर विवाद हो जाए केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र कहे नहीं ये मेरा अधिकार क्षेत्र है, राज्य कहे नहीं ये मेरा अधिकार क्षेत्र है, अगर विवाद हो जाए तो फिर क्या होता है? तो यहाँ पर आप याद रखना, उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निभाता है। अगर विवाद हो जाए केंद्र और राज्यों के बीच, उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निभाता है। यानी ऐसे निर्णय कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट लेगा। कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट लेगा। तो यहाँ पर हमने 5 विशेषता को पढ़ा। मुझे उम्मीद है आपको पांचों विशेषताएं समझ आए होंगी। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था, सिर्फ ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करने लायक था, और ये तो हमने पीछे पढ़ा ही था। और ये चौथा थोड़ा सा नया दिख रहा था, लेकिन ये भी आपको आसानी से समझ आ गया होगा। पांचवा। तो अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हमारा एक विशेषता बचा है, जल्दी से हम इसे यहाँ पर लिखते हैं, फिर आपको वो भी बता देते हैं। तो दोस्तों, इसमें हमारा लास्ट जो विशेषता है, इसमें हमारा जो लास्ट विशेषता है वो है वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने हेतु विभिन्न स्तर के सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित होते हैं। जैसे सरकार होती है संघीय शासन व्यवस्था में, विभिन्न स्तरों पर सरकार होती है, लेकिन उनको अगर विकास के लिए कार्यक्रम कोई चलाना है, कोई योजना चलाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? फंड चाहिए, वित्त चाहिए, पैसा चाहिए। तो उसी वित्त की बात यहाँ कही जा रही है कि वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने हेतु विभिन्न स्तर के सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित होते हैं। मतलब अगर यहाँ पर केंद्र सरकार है और यहाँ पर राज्य सरकार है,
तो इसका आय का स्रोत क्या होगा? तो वो क्या लगाएगी? कर लगाएगी। ये भी कर लगाएगी, लेकिन ये अलग वस्तुओं पर कर लगाकर पैसा लेगी, ये कुछ अपना अलग वस्तुओं पर कर लगाकर पैसा लेगी। और राज्य इनके ऊपर निर्भर नहीं है। संघीय शासन व्यवस्था में वित्त के लिए राज्य केंद्र के ऊपर निर्भर नहीं है। केंद्र को ये कुछ आय का मतलब अपने कर का कुछ हिस्सा राज्यों को देना होता है। तो इसमें यही कहा जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये भी लास्ट विशेषता समझ आया होगा। आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। इसके बाद आपसे अगले लेक्चर में मिलेंगे, संघीय शासन व्यवस्था कैसे चलती है भारत में, संघीय व्यवस्था। ठीक है, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।